पालमपुर के अंदर फार्मिंग कैसे होती है, ठीक है, पालमपुर के अंदर फार्मिंग किस तरीके से कंडक्ट होती है। अब यहां पर हम पालमपुर को समझने नहीं बैठे हैं, हम यहां पर समझने बैठे हैं कि किसी भी जगह पर फार्मिंग अगर होती है कैसे होती है, क्या लिमिटेशन होती है फार्मिंग, और बेटर कैसे हो सकती है, और अच्छी चीजें क्या उसके बारे में। लैंड इज फिक्स्ड हियर। हमारे देश में सबसे बड़ा एंगल यही है कि पर फार्मर, प्रॉब्लम्स लिख लो फार्मिंग की, पर फार्मर उसके बाद पर एकड़ या हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जितना अवेलेबल है, स्पेशली जिनको हम कहते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इट इज वेरी स्मॉल ऑफ अ मीगर अमाउंट, बहुत कम है वो। तो फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% जो लोग हैं हु आर वर्किंग, दे आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर द लाइवलीहुड। जैसा कि मैं आपको एक यहां पर एक आंकड़ा बता रहा था 60 to 80% वाला। तो दे आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर द लाइवलीहुड। अब दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। द वेलबींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। मतलब अब जो भी प्रोडक्शन होगी फार्मलैंड पर वही इनकी आमदनी बनेगी। तो यहां से मैं चीज, आपने एसएलएम फार्मर्स क्या लिखा? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल आया था ना एक प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन इस बारी, याद है वो ट्रिक से सॉल्व हो सकता था जो। हाँ जी हाँ जी। इसलिए इन दोनों को अलग करके बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स के अंदर, स्मॉल किसको मार्जिनल किसको बोला जाता है, अभी चैप्टर्स आगे बढ़ने दो। लेकिन एक बेसिक कंस्ट्रेंट है फार्म प्रोडक्शन को अगर रेस करना है ना, अगर बढ़ाना है, तो एक बेसिक कंस्ट्रेंट है लैंड एरिया जो कल्टीवेशन के अंदर अवेलेबल है, इट इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। वो बढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? मैंने आपको क्या बताया, पर फार्मर पर एकड़ या हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इट इज वेरी लिमिटेड। आप खींच थोड़ी ना दोगे लैंड को। और वो क्यों है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। जैसा कि हम यहां पर पढ़ रहे थे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था पंजाब हरियाणा के किसानों का, बहुत ज्यादा लैंड है ना, वो नहीं है। अब बहुत ज्यादा लैंड यहां पर क्यों भी नहीं है इनके पास? हो सकता है कास्ट ऑफ डोमिनेंट फैक्टर है ही ना, हो सकता है ये स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स स्मॉल कास्ट के लोगों, ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? स्मॉल कास्ट नहीं, सोशियोलॉजी में बोला जाता है लोअर कास्ट के लोगों। ऐसा इसलिए क्योंकि आंकड़ा हमारे सामने, एनालिसिस हमारे सामने क्लियर है कि अपर कास्ट के लोगों के पास ही ज्यादातर जमीन है हमारे देश में, गांव में। तो 1960 से पालमपुर के अंदर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। कुछ जो वेस्टलैंड है गांव के अंदर, लैंड जो कि which is lying freely without any settlement or cultivation. So some of the wastelands in the village, they had been converted to cultivable land. वेस्टलैंड इसको कहते हैं। मैंने पहले वेस्टलैंड की आपको डेफिनेशन दी ऊपर, अब देख लो नीचे देख लो, लैंड विच इज लाइंग फ्रीली विदाउट एनी सेटलमेंट कल्टीवेशन। लेकिन अब कल्टीवेशन होने लगी तो इट इज कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड। ये क्यों हुआ? एनालाइज करने की कोशिश करो। वेरी गुड, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई।
और याद है यही प्रक्रिया कहां पर सबसे ज्यादा होती है? हमारे देश में पॉपुलेशन डेंसिटी कौन से प्लेन्स में सबसे ज्यादा? गैंजेटिक प्लेन है यहाँ पर कि नहीं है? बताओ क्यों है यहाँ पर सबसे ज्यादा? एग्रीकल्चर की वजह से बहुत ज्यादा है। तो देयर एग्जिस्ट नो स्कोप फर्दर टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि पर पर्सन एलोकेशन ऑफ लैंड वो बहुत कम है। ये लैंड इनको कब मिला था? ये लैंड लोगों को कब मिला था? पहले लैंड बड़े बड़े हुआ करते थे, लेकिन अब पर पर्सन लैंड तो आ गया है। पर पर्सन एक पर्टिकुलर एरिया का, हेक्टर्स का, एकड़ का लैंड होगा, ये तो ठीक है, ये डन है कि हाँ इतना तो होगा, लेकिन ये आया कैसे इनके पास? आफ्टर हाँ, मतलब उसको एक कैटेगरी में हम शायद नहीं बोल सकते, लैंड रिफॉर्म मेजर्स। लैंड रिफॉर्म्स। मैंने आपको इस बार ही बताया था ना, एक क्वेश्चन दिखाया था अभी ईश्वरिया मेंस में आया था, वो एक लैंड के बारे में पूछ रहा था, आई थिंक लैंड सीलिंग एक्ट के बारे में पूछ रहा था, है ना? तो लैंड रिफॉर्म मेजर्स बड़े सारे होते हैं, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, रयतवारी, मालवारी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग एंड लैंड सीलिंग। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में, डोंट वरी, अभी हम 9th क्लास पर हैं। तो देयर एग्जिस्ट फर्दर नो स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। नहीं आ सकता। अब स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है लैंड को मेजर करने की, वो होती है हेक्टर। हालांकि कुछ कुछ गांव में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, इतने बीघा जमीन, इतने गुंठा जमीन। तो 1 हेक्टर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। छोड़ो उसको, ये हमारा किसी काम का नहीं है। ये जो टर्म्स है ना लैंड को मेजर करने की, कि क्या बोला जाता था, इससे क्वेश्चन पता है कहां पर आता है? नहीं यार, अरे यार मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं, एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। उस जमाने की जो टर्म्स थी वो पूछता यूपीएससी। तो और क्या तरीका हो सकता है? क्या कोई और तरीका है जहां पर हम सेम लैंड से ज्यादा ग्रो कर सके? एक तो सबसे पहले, अगर आप पहले मुझे एक बार बताओ, फार्मिंग एक रिस्की बिजनेस है कि नहीं है? हाँ है ना? हाँ सर। अगर आपकी फसल खराब हो जाए तो लॉस होगा। कोई जीरो और प्रॉफिट सोर्स ना, ऑफ इनकम नहीं होगा। जीरो प्रॉफिट ना। लेकिन फसल अगर खराब होगी तो इसका ये तो नहीं है कि लैंड खराब हो गया। फसल खराब होने का मतलब ये होता है कि लैंड खराब हो गया, अगले क्रॉपिंग सीजन यहां पर कुछ भी नहीं उग सकेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्यों ना मैं अपनी 100% इन्वेस्टमेंट एक ही फसल पे ना करूं? मैं सेम लैंड से सेम लैंड से क्यों ना मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को अपना लूं? बताओ, ये ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? राइट? इससे क्या होगा, अगर ये फसल नंबर 1 है और ये फसल नंबर 2 है, एक बर्बाद भी हो गई होकर, तो एटलीस्ट मेरा प्रॉफिट 50% तो आना तय है ना? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 100% तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ परसेंट तो आएगी। जी सर। तो इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर, it would resemble a village
ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ यूपी, वैसे बोल रहे हैं, छोड़ो उसको। ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, लो लैंड इज लेफ्ट आइडल। जब पूरे का पूरा लैंड कल्टीवेशन के अंदर है, कोई जमीन का हिस्सा खाली पड़ा ही नहीं है, फिर ये राइटर हमें क्यों बोल रहा है कि कोई ऐसा तरीका है क्या कि एक सेम लैंड से कोई ज्यादा ग्रो कर सकता है? तो इसको देखते हैं। बारिश के दिनों में देख लो, सबसे पहले कौन सा क्रॉपिंग सीजन होता है? खारिफ सीजन। खरीफ। यहां पर फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं? ज्वार एंड बाजरा। These plants are used as cattle feed. ये क्यों ग्रो करते हैं फार्मर्स? कैटल्स के लिए। कैटल्स के लिए, ये जानवरों के चारे के काम आता है। इंसान खा सकते हैं इनको? हाँ, बाजरा नहीं खा सकते मयूर? बाजरा तो खाते हैं ना ज्वार इंसान। ज्वार तो हिंदी नहीं है, सॉरी। ज्वार को खाया जा सकता है इंसानों के द्वारा? हाँ, ये सर वेट होता है क्या होता है? उपमा बनता है इससे, ठीक है, खाया जा सकता है। उपमा, खिचड़ी ईटेबल है इंसानों के द्वारा भी। और बाजरा, लेकिन जनरली क्यों ग्रो करा जाता है इसको? बारिश के दिनों में कैटल फीडिंग के लिए। तो इट इज फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ सम क्रॉप्स इन विंटर सीजन। रेनी सीजन के बाद आते आते विंटर सीजन आएगा, ठीक है। तो वो कौन सा सीजन है? रबी। रबी। लेकिन वापस चलते जरा यहां पर और बात करते हैं। ये these plants are used as cattle feed. It is followed by the cultivation of potato between October and December. Between October and December. दिसंबर आने के साथ ही, या फिर आप कह लो उससे पहले हल्का सा जो विंटर सीजन जो स्टार्ट हो गया है, रबी सीजन, फील्ड्स आर सोन विद व्हीट। गेहूं बोए जाते हैं। एंड फ्रॉम द व्हीट प्रोड्यूस, फार्मर जो हैं वो काफी पर्याप्त मात्रा में इस गेहूं को बचा के रख लेते हैं अपनी, सबसे बड़ी बात तो फैमिली कंजम्पशन के लिए, एंड सेल द सरप्लस व्हीट एट द मार्केट एट राइडेंस। ऐसे होता है कुणाल अपने दादी के घर में भी। हाँ, हमारे जो स्टोर रूम है पूरे के पूरे फ्लोर पर इतने बड़े बड़े टंकियों में ये गेहूं भर भर के क्यों रखे जाते हैं? हजार किलो, 2,000 रुपए, 2,000 किलो, ताकि वो काम आ सके। एक तो आटा चक्की तक जाने के लिए, आटा पीसने के लिए, घर वालों के खाने के लिए, बाहर बेचने के लिए, और अल्टीमेटली कंजम्पशन के बाद जितना भी सरप्लस बचा उससे पूरा का पूरा प्रॉफिट आ जाए। यही होता है। अब वो डिपेंड करता है कि मयूर, जैसे अगर मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं कि दादी के घर पे मेरा ऐसा होता है, तो और भी घर ऐसे होंगे जिसमें और बड़े बड़े टंकियां या कनस्तर या ये वाली चीजें रखी होंगी जिसमें और गेहूं होंगे, और फार्मर्स होंगे जिनके और कम होगा। ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर एग्रीकल्चर लैंड। तो पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। शुगर केन रॉ फॉर्म के अंदर अपनी जाना जाता है जैगरी के नाम से, एंड इट इज सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। ये आपको उसके बाद चल रही है पालमपुर की, उसको छोड़ो। जैगरी क्या होता है? गुड़। क्यों उगाना ये? उगाना कह रहा हूं, सॉरी, शुगर केन उगाकर ये जैगरी का क्या करना है? सेल। खाने के काम नहीं, क्या हो जाएगा? मीठा के काम में। मीठे के काम में से चीनी बनेगी। नहीं, जैगरी से प्रॉपर चीनी नहीं बनती है।
जैगरी की और कंजप्शन प्रोसेसिंग होती है तब जाके चीनी बनती है। देखो सबसे पहले तो आपको मुझे बोलना चाहिए सर ये जैगरी के बारे में ये क्या कह रहा है कि शुगर केन की प्रोडक्शन मेनली जैगरी के लिए होती है। वो कह रहा है बस जैगरी की रॉ फॉर्म के मतलब शुगर केन रॉ फॉर्म के अंदर जैगरी की तरह यूज होती है। जैगरी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, ये यूज होती है अच्छी खासी मात्रा में, लेकिन आपका शुगर केन को प्रोड्यूस करने का फंडा ही गुड़ था, जैगरी था, तो ऐसा नहीं है। वो तो जनरली क्या होता है शुगर मिल्स में जाता है ना, शुगर केन वहां प्रोसेसिंग होकर इससे शुगर बनता है। बाकी जगह पर क्या होता है आपने देखा है गरम गरम कढ़ाइयों में ये डाला जाता है और ये से गुड़ बनता है। गुड़ जनरली बिकता है मार्केट में, है ना, खाने के लिए यूज होता है। बहुत सारे मिष्ठानों में भी यूज होता है और काफी सारे लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में, अगर आपको पता हो ये वाली बात, वो प्रोसेस जो और ज्यादा इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी, जो चीनी बनती है सफेद चीनी, उसकी चाय पीने से ज्यादा प्रेफर वो जैगरी की चाय पीना प्रेफर करते हैं। या लोग दूध के साथ गुड़ खाना पसंद करते हैं रेदर देन कि वो वाली चीनी डाली जाए उसके अंदर। सफेद जब प्रोसेस हुई चीनी होती है ना वो खतरनाक हो जाती है, जैसे नॉर्मल चीनी, या फिर आप शायद से एक चीज जानते होगे श्रेया, बताशे के बारे में जानते हो? व्हाट इज बताशा? यस सर। पानी पूरी? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, व्हाइट होता है वो। बताशा। बताशा चीनी से बनता है बताशा। बताशा बोलते हैं। बताशे नहीं देखे? ये मंदिरों में भी कभी कभार मिलते हैं हमें। हाँ बताशे बोलते हैं सर हम लोग। बताशे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बताशा। अच्छा पताशे। थप्पड़ मारो अपने, थप्पड़ मारो। क्यों? कल्चर सिर्फ एमपी से शुरू होता है और दिल्ली पे खत्म, समझ गए? यही फॉलो करना है सबको, जिसको पसंद हो नहीं बैठो कंट्रीब्यूशन में, निकल जाओ ऐसे। जबरदस्ती है ये तो। श्रेया तुम्हें कहाँ बन के रहना है? नहीं देखो तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे जीवन में पंजाब आने दूंगा मैं? अरे हो ही नहीं सकता। देखो अभी तुम गुड़गांव में हो, एग्जाम निकलेगा तब तुम पहाड़ों पे होगे मेरे साथ, ठीक है, फिर तुम फॉरेन में होगे, तो पंजाब से लगाव लगा के रखोगे क्या वहां? बल्कि न्यूज पढ़ना, है ना। भाषा तो वही रहती है, मदर टंग तो वही है। कि दीपांग बिंगा डीएम ने 400 खालिस्तानियों को मार गिराया इंडिया में। अरे यार ये भी ठीक है। अच्छा श्रेया तुम खालिस्तानी की सपोर्टर हो वैसे? तुम्हें लगता है लैंड एक अलग कर देना चाहिए वैसे, खालिस्तान का अलग? नहीं। पक्का? शैनी आपको क्या लगता है, बंगाल को अलग कर देना चाहिए इंडिया से? एमपी को अलग कर देना चाहिए। हाँ एमपी को अलग कर दो, कोई बात नहीं। जैसे कहते हैं ना दिल तोड़ दिया, मैं दिल तोड़ूंगा नहीं, दिल काटूंगा, पता फावड़े से लोगों का कलेजा। वो प्रिसाइसली बोल नहीं पाई, वो बोलना चाह रही ग्वालियर को अलग कर देना चाहिए। हाँ ग्वालियर को तो एक दिन मैं बताऊंगा। एक ऐसी पावर में आना मयूर कि अंदर लोगों से पूछा ग्वालियर से हो? हाँ जी शूट। क्या गुनाह था इनका पता नहीं, इधर आओ शूट। चारों मजुमदार वही तो। अरे यार इतने बड़े कांड कर रहा हूँ, कुछ से रिस्पेक्ट कर चारों मजुमदार। मैं कौन सा भाग रहा हूँ? गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं, सामने खड़े होके वॉरफेयर। लॉकडाउन में लोग पिट रहे हैं ग्वालियर में मयूर। ये कुणाल याद है वो वीडियो आती थी, पुलिस वालों से कह रहे, पुलिस वालों को क्यों लिख रहे हो? कह रहे 4 दिन से गुटखा नहीं खाए, गुटखा खाने निकले हुए। कह रहे कोरोना से मरे ना मरे, गुटखा ना खाने से मर जाएंगे। अरे जिस दिन यहाँ पे शॉप खुली शराब की दुकान, इतनी लंबी लाइन, कम से कम 5 किलोमीटर लाइन। मयूर वो दिल्ली की वीडियो नहीं है कि वो लड़कियां खड़ी हुई थी, हैं लड़कियां शराब के ठेके में लड़कियां खड़ी हुई थी। तो मेन रीजन व्हाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर, क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। एक क्रॉपिंग सीजन अगर फेल हो रहा है, दूसरा तीसरा, लेकिन यहाँ पर चलो कुछ एनालिसिस करते हैं। क्रॉप्स ऐसे ही थोड़ी ना उग जाएंगे। फार्मर्स को बड़े बार रिच जमींदारों से क्या लेना पड़ता है? लोन,
फ्रॉम मनी लेंडर्स, जिसकी वजह से उनके ऊपर कर्जा आता है। अगर खुदा ना खास्ता ये क्रॉपिंग सीजन या ये क्रॉपिंग साइकिल अगर फेल कर गया, तो अगर ये फेल कर गया तो ये कर्जा और बढ़ेगा और ये बन जाएगा डेट ट्रैप। नया लोन पुराने लोन को चुकाने के लिए, फिर इस एक्सपेक्टेशन में कि इस बारी फसल अच्छी होगी और शायद से वो ना हो पाए। बड़े सारे इसलिए, जो बड़े सारे तो नहीं यार, कुछ फार्मर्स इसलिए जो सिस्टम समझ गए हैं थोड़ा बहुत भी, उन्होंने अगर अपनी एक जनरेशन बच्चों की पढ़ी लिखी जो निकाल दी है, आपको पता है आप घर बैठे बैठे खेती बाड़ी कर सकते हो। पता है शायनी वाली बात? जैद पता है रूपक? खेती बाड़ी घर बैठे बैठे करी जा सकती है। कैसे? टेरेस फार्म। विदाउट डूइंग मैनुअल लेबर। है विदाउट डूइंग मैनुअल लेबर, टच भी नहीं करना है, सोफे पे लेटना है। ई एग्रीकल्चर भी, ई डिजिटल एग्रीकल्चर, वेरी गुड, बताया था ना मैंने, ई एग्रीकल्चर। अब ये कैसे होगा? ये होगा, एग्रीकल्चर क्या है मयूर? सरप्लस कमोडिटी हो, मैं पैसा लगा रहा हूं, मैं क्रॉपिंग सीजन पे एक बेटी तो कर रहा हूं कि फसल अच्छी होगी, इतना इतना क्रॉप उगेगा, मैं उसको बेच दूंगा। मैं यहां पर ऑनलाइन क्रॉप्स की ट्रेडिंग भी तो कर सकता हूं। ऑनलाइन क्रॉप्स की ट्रेडिंग भी तो कर सकता हूं। एनसीडेक्स पे, नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद है इकोनॉमिक्स का लेक्चर? यहां पर आप कुछ भी, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं भाई इनके पास? चना, बार्ले, बाजरा, व्हीट, मूंग, मेज फीड, इंडस्ट्रियल ग्रेस, पैडी, बासमती, पूसा 1121, कपास 20 mm की कॉटन, टर्मरिक, कोरिएंडर, जीरा, मेटल्स एंड ऑयल एंड ऑयल सीड्स। इसके अलावा जनरली क्या ग्रो होता है? जनरली कह रहा हूं मैं, स्पेशल कुछ ग्रो करना तो बताओ, लेकिन जनरली ये तो चीजें ग्रो होती हैं। ये है तो व्हीट एंड राइस, सारी चीजें यहां पर। अब अगर आप कहोगे सर अगर किसी फार्मर को अपने सस्टेनेंस के लिए अगर वो चाहिए, खुद खाने के लिए अगर वो क्रॉप चाहिए, वो कहां से लाएगा? भाई पैसा जो तुम लगा रहे थे खेत में, तो तुम क्या कर रहे थे? तुम इतनी मेहनत करके, मजदूरी कर कर, यहां से उधारी, वहां से उधारी, ये पेस्टिसाइड, वो वीडिसाइड, इतना बोरा लाद लाद कर उसके बाद तुम अपने लिए खाने के लिए उगा रहे थे। इससे बढ़िया उस पैसे से ये क्रॉप्स ऑनलाइन खरीद लो, सस्ते में खरीद लो। जब तुम्हें क्रॉपिंग सीजन का अंदाजा है, जब तुम किसान हो, वो महंगे में रेट में जब वो बढ़ेंगे, उसके बाद उसको बेच देना। बेचने के बाद जो उससे मार्जिन जो बचेगा, जो प्रॉफिट आएगा, उसको सरप्लस को किसी और काम में लगाना, प्लस उससे इतना ले लेना कि पर्याप्त मात्रा के अंदर तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास क्या हो जाए कि अनाज जो है वो बच जाए खाने पीने के लिए। ये वाला काम भी हो सकता है अगर आपको अच्छी नॉलेज है ना, जो मैंने आपको अभी प्रोडक्ट दिखाया, अगर आपको अच्छी नॉलेज है कि कौन सी फसल कब सस्ती होती है, कब महंगी होती है। कुणाल चाचा ने तुम्हें बताया होगा, मैं उनसे पूछ रहा था कि कौन कौन सी फसलें सस्ती होती है, मुझे बता दिया करो,
और कब महंगी होने वाली होती है तब वो बता दिया करो। तो वो अभी मुझे देंगे 50,000 या 3 लाख रुपए, तो वो बता रहे थे कि इस पे तुम लगा देना मेरे पैसे। अब इसमें तो जीरो लॉस का गेम है ना ये, तो आप इसको मयूर क्या है, होल्ड कर ही रहो, ये कहीं जा थोड़ी ना, कहीं खराब थोड़ी ना हो जाएगा, होल्ड कर ही रहो उसको। हाँ, डेरिवेटिव मार्केट में वही तो कह रहा हूँ, इसको कोई खराब थोड़ी ना हो जाएगा। आपने वीट ले लिया, ये आपके बड़े बड़े शेयर सड़ जाएंगे यहाँ पर ये। नहीं, नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। इसका मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ, जैसे हम अभी ऊपर पढ़ रहे थे, ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इससे पहले पर्शियन व्हील्स पर इन यूज हियर। पर्शियन व्हील्स कौन से जमाने में शुरू होते हैं, जल्दी बताओ। इंडो ग्रीक क्या, नहीं, मेडिवल इंडिया। मिडिवल। याद है ये, बहुत सारे लेक्चर्स में दिखाया हुआ है मैंने इसके बारे में आप लोगों को। ये सारी बाल्टियां और ये घड़े लगा लगा कर ये भरा जाएगा ऐसे, नीचे से एक पानी का सोर्स होगा, वो भर भर के ऐसे में डालेगा, बगल में यहाँ पर पानी डालेगा, और यहाँ पर जहां भी पानी पहुंचना होगा, जैसे यहाँ पर ये पानी है, ये कनेक्टेड है, ये फील्ड तक जा रहा होगा पक्का, बगल में एक कुआं है, ये भर के पानी ला रहा है यहाँ से घुमा घुमा कर, ठीक है। इसको रोटेट कौन कर रहा है, ये बैल। कुछ कुछ जगह पर इंसान भी करते हैं, कुछ कुछ जगह पर इलेक्ट्रिक भी होता है ये, ठीक है। इससे पहले पर्शियन व्हील्स जो थे वो यूज होते थे। यानी कि यहाँ पर आपको क्या चीज दिखाई जा रही है, क्या चीज इससे पता लग रही है आपको, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन अगर बढ़ी है तो कभी भी किसी भी एरिया में, तो देयर हैज बीन इंप्रूवमेंट इन, कह सकते हैं ऐसा प्रोबेबिलिटी है, इंप्रूवमेंट इन इरिगेशन सिस्टम्स, ठीक है। टिल देन वर यूज्ड बाय द फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स। लोगों को लेकिन ये लगा कि बिजली से चलने वाले जो ट्यूबवेल्स हैं, दे कुड इरिगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड इफेक्टिवली। अब कुणाल ये पता होगा ना तुम्हें, हमारे जितने खेत हैं बहुत साल पहले ट्यूबवेल नहीं था, लेकिन ऑलमोस्ट 1 या 1.5 डिकेड पहले, 10 से 12 साल पहले ट्यूबवेल लगा था हमारे खेतों पे, और तब से हाँ, पानी आराम से खेतों तक पहुंचता है, और अब से प्रोडक्टिविटी भी तब से 1 डिकेड में हमारे खेतों की ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा फसल होने लगी है, हाँ, टाइम पर हो जाता है सब कुछ। लेकिन उससे दिक्कत क्या हुई है एमपी वालों की, ग्राउंड वाटर कम। डिप्लीट्स। कम हो गया। तो फर्स्ट ट्यूबवेल्स पर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने मदद दी, सरकार ने खुद इंस्टॉल नहीं करवाए, सरकार ने मदद कैसे दी, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। यहां पर आप सॉल्यूशन के फॉर्म में क्या कह सकते हो कि ऐसे इरिगेशन सिस्टम सरकार को क्या करने चाहिए, खुद इंस्टॉल करवाने चाहिए, क्योंकि खेती बाड़ी होना, फसल अच्छी होना, ये सिर्फ एक किसान के फायदे की बात नहीं होती है, ये मुद्दा किसका होता है, कंट्री से रिलेटेड। कंट्री से रिलेटेड। इकोनॉमिक। तभी तो सरकार ट्यूबवेल्स का एक और प्रॉफिट होता है, क्या, जैसे हमारे ट्यूबवेल है, अब किसी के पास नहीं है तो वो हमारे ट्यूबवेल से पानी लेगा तो उसका रेंट देता है। ऐसा होता है। हाँ, अब जैसे बगल में किसी के खेत हैं, उसके पानी की जरूरत है तो वो हमारे ट्यूबवेल से लेगा तो उसका रेंट देगा जितना भी बनेगा। अच्छा, तो कुणाल ने एक बढ़िया फायदा बताया ट्यूबवेल का। एक और फायदा होता है कि अगर बगल के जितने फार्मर्स हैं, मान लो वो ट्यूबवेल को लगवाना अफोर्ड नहीं करवा सकते, ट्यूबवेल बहुत महंगा लगता है, इस टाइम पे कुणाल क्या रेट चल रहा है ट्यूबवेल को लगवाने का, ये तो नहीं पता मुझे। फिर भी एक्सपेक्टेड लाखों में तो होगा मेरे ख्याल से, आराम से। है ना, मतलब ऐसा मान लो 3 से 5 लाख, नहीं सर, इतना नहीं होता। इतना नहीं होगा, 1 से 2 लाख, हाँ सर, एक हाँ, से इतना 2 तीन। लाख के करीब। अच्छा वाला 1 से 2 लाख 3 लाख का तो मान ही लो, है ना, हाँ, ठीक आराम है। हाँ। से। तो यहाँ पर कुणाल हमें ये बता रहा है कि मान लो कि आपके यहाँ पर एक लगा हुआ है ये ट्यूबवेल, ठीक है, और बगल में कोई एक फार्मर है, उसके पास नहीं है ये ट्यूबवेल, अब उसको पानी की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है,
तो वो इस पानी को आपसे ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेंट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेंट। हेलो, हाँ जी, अरे मैं जाना है कि नहीं गया, मैं बाहर था, मैं साकेत आया हूँ डिनर करने अपने दोस्त के साथ। हाँ, मैं इसलिए, हाँ हम लोग दोस्त वगैरह बैठे हुए थे तो इसलिए मैं कॉल नहीं उठा पा रहा था आपका। चलो ठीक है, बाय बाय। ऐसे बज बज के निकलना पड़ता है यार। तो फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। जैसे सरकार सपोर्ट नहीं कर रही थी तो प्राइवेट ही लगवाना पड़ा। हमें को सब्सिडी मिली थी पूरा, या फिर प्राइवेट लगवाना पड़ा था पूरा? प्राइवेट था जब नहीं मिली थी, अब दे रही है सरकार। अच्छा, तो एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वाज इरिगेटेड। लेकिन इससे एक सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होगा मयूर, कि सब कुछ हो गया, कल्टीवेशन हो रही है, सब कुछ बढ़िया हो गया, लेकिन अपने साथ ये एक चीज का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी क्रिएट कर लाई ट्यूबवेल इरिगेशन वाला सिस्टम, इलेक्ट्रिक इरिगेशन। क्या चाइनी? ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर नीचे चला गया, और उससे तो पानी बहुत ज्यादा निकलता है ना, बहुत मोटी धार होती है। लेकिन ग्राउंड वाटर अगर खत्म हो रहा है, उसकी रिप्लेनिशमेंट के लिए टाइम तो चाहिए होता है ना। टाइम कब चाहिए होगा? मॉनसून सीजन का। और मॉनसून भी फिर बढ़िया होना चाहिए उस टाइम पर, बारिश के दिन बहुत अच्छे होने चाहिए। जरूरी नहीं है वो हर साल हो ऐसा, हाँ सर। है ना। इस बारी दिवाली वाले दिन बारिश होगी, देखना, क्लाइमेट चेंज। अब भारत के अंदर सारे के सारे जो गांव होते हैं, इतना हाई इरिगेशन लेवल किसी का नहीं है, नहीं हो सकता, मतलब सबका नहीं हो सकता, मतलब ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द रिवरीन प्लेन्स, कोस्टल रीजन जो है हमारे कंट्री के अंदर, ये अच्छे खासे वेल इरिगेटेड होते हैं। क्यों? रिवरीन प्लेन्स में क्या होता है? फर्टाइल एलुवियल डिपॉजिट होता है, तो चलो वहां पर तो बार बार रिप्लेनिशमेंट होती रहती है। कोस्टल एरियाज में क्या होता है? सीजनल रिवर्स। सीजनल रिवर्स होती है, रिवर्स होती है कम से कम। तो इन कॉन्ट्रास्ट प्लेट्यू रीजन सच एज द डेक्कन प्लेट्यू, दे हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन। क्यों? रिवर सोर्स और वाटर सोर्स का, रिवर सोर्स इतना ज्यादा नहीं होता। सीजनल रिवर्स हैं भी यहाँ पर, लेकिन वो थोड़ा सा फार साउथ में जाकर मिलती हैं। डेक्कन प्लेट्यू भी इसको वैसे एकदम से ऐसे पूरा नहीं बोलना चाहिए ना, इसको बताना चाहिए हमें नॉर्दर्न साइड या सदर्न साइड, मिडिल साइड, कहां पर जाकर। सारा डेक्कन प्लेट्यू जो है वहां पर अच्छा इरिगेशन नहीं है ना। डेक्कन प्लेट्यू को आप एक सांस में नहीं बोल सकते हो, लाइन गलत है ये। वैसे देख पा रहे हो उसको भाई? डेक्कन प्लेट्यू की तो पूरी कहानी होती है पैडी कल्टीवेशन की। फिर ये कैसे कह रहा है हमसे कि डेक्कन प्लेट्यू दे हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन? लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन में कभी भी चावल आ ही नहीं सकता बगल में, है ना। तो ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, a little less than 40% is irrigated even today. बाकी रिमेनिंग एरियाज में फार्मिंग जो है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो यानी कि फार्मिंग इज अ स्टिल इट इज अ सीजनल रिस्की बिजनेस इन इंडिया। अब अगर एक से ज्यादा क्रॉप उगाना है, अगर एक सेम पीस ऑफ लैंड पर ड्यूरिंग द ईयर, इट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग पहली बार आपकी लाइफ में यहां पर इंट्रोड्यूस करा जाता है। इसके बाद 8th क्लास की ज्योग्राफी में भी आता है वो, इससे पहले, और फिर 10th क्लास की ज्योग्राफी में आता है। इसको ध्यान से सुनते चलना, ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक मैं बात बताता हूं आपको। ये देखो आप, मेजर क्रॉप्स, ये एक हेडिंग है, इसके अंदर क्या क्या सिलेबस में जीएस पेपर 3 में, क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, इसी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स। फिर जब फसल कट कर आ जाएगी तो स्टोरेज का मुद्दा,
ट्रांसपोर्ट का मुद्दा और मार्केटिंग का मुद्दा किसका, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स। फिर टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है फार्मर्स की, ई टेक्नोलॉजी एड ऑफ फार्मर्स। समझ रहे हो, ये पूरी कहानी है कि पूरी कहानी है, लेकिन इससे एक एक पॉइंट से क्रॉपिंग पैटर्न एक क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन एक क्वेश्चन, स्टोरेज एक क्वेश्चन, ट्रांसपोर्ट एक क्वेश्चन, मार्केटिंग एक क्वेश्चन, ई टेक्नोलॉजी एक क्वेश्चन। ऐसे ही आता ना पेपर। ये देखो explain the changes in the cropping pattern in India in the context of changes in consumption pattern and marketing conditions। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग इन्हीं चीजों से बेस बनता है। हम मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्रॉपिंग पैटर्न इससे आपको समझ में आएगा, और सिलेबस से मतलब वो कुल मिलाकर ये पूछ रहा है। ये देखो सिलेबस, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, डायरेक्टली बस सिलेबस का पॉइंट है। हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब देख रहे हो, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यहां पर आओगे ना, अगर क्या हो गया, माउस क्यों मर गया। Changes in cropping pattern in the context of consumption pattern and marketing conditions। लिंक करना बस दो चीजों के साथ, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पर कंजम्पशन पैटर्न और मार्केटिंग कंडीशंस, यहाँ पर क्या आपका प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ई टेक्नोलॉजी को लिंक करना है। बस सिंपल। ये एग्रीकल्चर वाली बुक से कवर है। ये उधर से कवर हो जाएगा, प्लस विजन के जो मेंस के कुछ मेरे पास वो है वैल्यूएशन वाले टॉपिक्स। इसमें कि बहुत वो दिया हुआ है स्टोरी बेस्ड। हाँ, तो इट इज अ मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। सारे के सारे जो फार्मर्स है पालमपुर के अंदर, दे ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। Many are growing potato as a third crop in the past 15 years in the past 15 to 20 years। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज है, देखो यहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब आप ऐसा मत समझना, दो चीजें होती हैं इसको समझने के लिए क्रॉपिंग पैटर्न को। या तो आप ना जो सेम सीजन के जो क्रॉप्स हैं, जैसे मतलब मान लो यहाँ पर रेनी सीजन के जो दो क्रॉप दिख रहे हैं यहाँ पर, ज्वार और बाजरा, मैं यहां पर ले रहा हूं ज्वार, यहां पर ले रहा हूं बाजरा, सेम टाइम पर सोइंग होकर कल्टीवेशन होकर हार्वेस्टिंग हो जाएगी, है ना। एक तो ये चीज हो गई। एक ये चीज हो सकती है, एक तो ये हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग, एक ये भी हो सकता है मैं यहां पर से ज्वार का वेट नहीं कर रहा हूं, मैंने रेनी सीजन के अंदर उगाया यहां पर ज्वार और बाजरा ऐसे करके, उसके बाद जब नेक्स्ट सोइंग की बारी आई पटेटो की, मैंने फील्ड को डिवाइड नहीं करा, जब मैंने पटेटो उगाया तो सिर्फ पटेटो ही उगाया। चलो एक काम करता हूं, रुकना। रेनी सीजन यानी कि खरीफ सीजन, ज्वार बाजरा, उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पटेटो उगाया, तो सिर्फ पटेटो ही उगाया। ठीक है, उसके बाद पटेटो के बाद जब वारी आई वीट की, तो मैंने यहां पर राबी सीजन के अंदर सिर्फ वीट ही उगाया। ये ऐसा भी हो सकता है क्रॉपिंग सीजन, मतलब सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, या विद इन द सेम सीजन ए क्रॉप बी क्रॉप। अपने फार्मलैंड्स में क्या होता है कुणाल? मल्टीपल क्रॉपिंग। नहीं, कैसी वाली मल्टीपल क्रॉपिंग होती है? मतलब एक सीजन में कभी खेत को डिवाइड करके ऐसे होता है कि दो तरह के अनाज उग रहे हैं? हाँ होता है, अच्छा। और पूरे साल में अलग अलग तरह का भी उगते हैं ना?
हाँ, कुछ में अलग में, कुछ में मल्टीपल टैप के कर देते हैं। एमपी में, नॉर्थ इंडिया में चावल की खेती करना फिजिबल है? रूपक, निर्वैर, योगिता, फिजिबल है? नो सर। है श्रेया? एमपी में एमपी में, नॉर्थ इंडिया में फिजिबल है? फिजिबल सही बैठेगी? होती तो है, मतलब मैंने देखी है। होती नहीं, होने को तो मैं छत पे उगा लूं अपने। तुम वो बताओ फिजिबल है कि नहीं? नहीं सर। नो सर। नहीं है, क्यों? क्लाइमेटिक रेनफॉल इतना नहीं मतलब है। तो पानी की तो रेनफॉल पार्ट। ग्राउंड वाटर ठुक जाएगा जितना बचा है। एक बार अपने और यही फार्म सर, लाइन में हाँ क्या, एक बार? चावल की खेती करी थी एक बार चाचा ने अपने में अच्छा, खेत में। प्रॉफिटेबल नहीं रहे थे, अच्छा। क्वालिटी लो हुई थी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हुई थी। कई लोग उगाते हैं वैसे अपने आसपास चावल। हाँ, इधर ये ग्वालियर से थोड़ा पीछे आओगे, मालनपुर साइड, जहाँ से अपन वो मंदिर जाते हैं, चौसठ योगनी, हाँ, उधर की साइड उगते हैं। अच्छा, सही उगते हैं? हाँ, मतलब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड मतलब वहां पर करता है लोग, मतलब कैसा। फार्मर्स मतलब कॉन्टिन्यूसली उगा रहे हैं मतलब चावल बड़े सालों से? हाँ, कॉन्टिन्यूसली बराबर। अच्छा। मयूर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज ना होने का ट्रैप जोन आइडेंटिफाई हो गया। बहुत पानी चाहिए होता है चावल के लिए, बहुत ज्यादा। इसलिए कहा भी ऐसा जाता है, कोई गीली चीज हो चावल के डब्बे के अंदर रख लो तो वो पानी सोख लेता है चावल। सोख लेता है। हाँ सर। पहले के जो जमाने के लोग वो फोन चले थे ना, तो हल्के से वो पानी से खराब हो जाते थे। बैटरी बैटरी निकाल के वो रखते थे, आपको याद होगा, है ना? तो लोग यही कहते थे, सब कुछ खोल काल कर, इसका सिम ट्रे निकाल कर, बैटरी बैटरी सबको निकाल कर चावल के डब्बे के अंदर रख दो, रात भर पानी सोख लेगा और सुबह फिर धूप के अंदर थोड़ी देर रख देना, चलने लग जाएगा। और ऐसा होता भी था, मैंने देखा है कहीं होगा। तो वो रातों रात ऐसे ही ठीक हो गया हो या धूप से ठीक हो गया हो, वो क्या नहीं जा सकता। अब आजकल के फोन तो बहुत ही अच्छे हैं, है ना? गोरिल्ला स्क्रीन गार्ड, उनका क्लेम होता है कि गोरिल्ला भी स्क्रैच मार जाए तब भी स्क्रीन को कुछ नहीं होगा। मुझे प्रोटेक्शन मिली है वाली, है ना श्रेया, अपन को आईफोन पर S23 अल्ट्रा में। कहने वाली बातें होती हैं, खेलना मत उसके साथ, 60,000 की स्क्रीन है। तो सारे के सारे जो फार्मर्स है पालमपुर के अंदर, दे ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, मेनली मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज अ थर्ड क्रॉप, ठीक है? उसके बाद हाँ, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये ट्रेंड बताता हूँ। यूपीएससी में ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं। जैसे एक कोई भी निकाल लेते हैं, यूपीएससी का प्रीलिम्स का ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन, कोई सा भी निकालते हैं। इसमें मेरा थोड़ा सा वैसा है ये, क्योंकि इकोनॉमी का ट्रेंड वैसे वो बता रहा है, मतलब ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको अलग से भेजूंगा। वो ये पूछता है कि ये चीज कॉन्टिन्यूसली 5 साल से हो रही है क्या, लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 15 ईयर्स, कॉन्टिन्यूसली ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो उसी के बेसिस पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। इट शोज द लैंड, ये जो टेबल है, इट शोज द लैंड अंडर कल्टिवेशन इंडिया इन यूनिट्स ऑफ मिलियन हेक्टर्स। अब इसको देखते हैं। कल्टिवेटेड एरियाज ओवर द ईयर, मिलियन हेक्टर्स। अब मुझे 1950 से हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ठीक है, जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ है, 50 to 51। अब हम कुछ कुछ गैपों में इसको देखेंगे। मुझे एक बात बताओ, कल्टीवेटेड एरिया इन मिलियन हेक्टर्स 1950 से लेकर 1990 तक बढ़ा है? बढ़ा है?
1990 से लेकर 2000 तक बढ़ा है कि गिरा है? गिरा है। गिरा है। यहाँ पर 2010 से लेकर 2011 तक और 11 से 12 तक कांस्टेंट। 2011 से 2012 तक गिरा है। 12 से 13 इंक्रीज बढ़ा है। 2014 से 15 हमारी बहुत समझना इसको आसान है। ऊपर गया, गिरा, मेंटेन कर रहा है, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा। ठीक है। कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, हमारे देश में कल्टीवेटेड एरिया इन मिलियन हेक्टेयर्स हैज बीन कंटिन्यूअसली राइजिंग सिंस द लास्ट फ्यू डिकेड्स। आंसर क्या होगा? कंटिन्यूअसली राइजिंग, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग? नहीं, फॉल्स। कंटिन्यूअसली तो है ही नहीं दोनों चीजों में, है ना? कांस्टेंट भी नहीं है। कहां कांस्टेंट दिख रहा है? गिर रहा है, बढ़ रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है। 10 to 12। कोई, हाँ, तो कोई पैटर्न नहीं है उसका। ये किसने दिया था हमें डेटा? पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 2017, डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर। ठीक है, ये सोर्स आपको याद नहीं रखना है, बस आपको एक बार पता लग गया। देखो, अब आप कहोगे सर इसके आगे का डेटा जान लेते तो ज्यादा अच्छा होता। कोई जरूरत ही नहीं है, जब ट्रेंड ही खत्म हो गया, ट्रेंड ही टूट गया। अभी अगर कॉन्टिन्यूसली बढ़ भी रहा हो 2023 तक, कल को इकोनॉमिक सर्वे में बता दे, कोई फायदा ही नहीं है ना उसका। क्या फायदा है? ठीक है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट होता है? इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर कल्टीवेशन, इरिगेशन, सॉरी? हाँ सर, होता है। होता है। क्यों? ताकि क्रॉप प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, हाँ सर, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग वगैरह हो सके, और टाइम पर जो फसल है उनको पानी मिल सके, और हार्वेस्टिंग अल्टीमेटली अच्छी हो, है ना? पर कल इससे ज्यादा बढ़ाने से डिफॉरेस्टेशन और ये सब चीजें तो है, सॉइल हाँ, इरोजन। वो भी होगा, सॉइल इरोजन भी होगा, और ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर एक जमीन, हाँ, डिसएडवांटेज तो देखो है ही, जमीन की प्रोडक्टिविटी लॉन्ग टर्म के अंदर खत्म भी हो सकती है। Salinity ग्राउंड बहुत वाटर की बात है, हाँ, ग्राउंड वाटर। अच्छे फायदे तो बुरे भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट है बट देखे तो एट रिस्क इनवाइट होंगे इसमें, होगा कि नहीं होगा? जी हाँ। तो मल्टीपल क्रॉपिंग से ऐसा हो सकता है, यू हैव सीन दैट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड इट इज बाय मल्टीपल क्रॉपिंग, अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड। अब यील्ड क्या होता है? इट इज मेजर्ड एज अ क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। कुछ नहीं होता यील्ड, मतलब आप ऐसे करो, क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ठीक है, yield is measured as a crop produced on a given piece of land during a single season, यानी कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी। मिड 1960s तक जो सीड्स थे which were used in cultivation, they were traditional ones, जिनकी यील्ड काफी कम थी, वो खराब हो जाते थे, कीड़े लग जाते थे उनमें, फंगस हो जाती थी। ठीक है, तो ट्रेडिशनल सीड्स जो थे, they needed less irrigation also. Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizer. और यही जमाना लौटकर भी आ गया है, लोगों को यही चाहिए अब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग।
लोगों ने दवाइयां डालना शुरू करी, लोग उससे बीमार पड़ गए, तो वो कहते हैं नहीं वो गाय का गोबर वाला ही अच्छा था, वो क्रॉप वही लाके दो, है ना। हाँ, all these were readily available with the farmers who did not have to buy them. ठीक है, मतलब जिनको मतलब बेसिकली महंगा पड़ता है फर्टिलाइजर्स और ये सब कुछ खरीदना, तो और ये सब क्या होगा कि कोई भी अगर एनिमल्स वगैरह को अगर अपने मेंटेन कर रहा है तो ये नेचुरल मैन्योर काउ डंग वगैरह हर कोई ऑर्गेनाइज कर सकता है। क्रांति आती है खेती बाड़ी की दिशा में 1960 में, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर। ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ HYV वैरायटी ऑफ सीड्स, लेकिन ये सिर्फ 2 क्रॉप के लिए था, बच्चे जानते नहीं, इसको याद रखना, ठीक है। क्या? वीट एंड राइस। इसलिए हमारे देश में एक बात चल रही है, क्या? ऑर्गेनिक फार्म, ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 में क्या करा जाएगा? इससे बढ़कर भी तो कुछ सोचो। वीट एंड राइस सब कुछ थोड़ी ना है, पता है क्यों? ये बन जाएगा लोगों की स्टेपल डाइट का पार्ट। अब आपको पता है सिमिलर तरीके का फूड अगर आप कंज्यूम करते रहो आपकी हेल्थ खराब हो जाती है बहुत सालों तक, आपके जीन्स भी खराब हो सकते हैं। आप बहुत अच्छा सब कुछ खा रहे हो, बहुत बैलेंस करके चलते हो, पता चला आपके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। वैरायटी ऑफ फूड आपको ट्राई करनी चाहिए, पता है। इसलिए कहते हैं कि जैसे मंडे को दलिया खा रहे हो तो ट्यूसडे को ओट्स खाओ, वेनेसडे को मूसली खाओ, थर्सडे को श्रेया व्हीट ग्रास जूस पियो। और फ्राइडे को मयूर घास खाओ। हाँ, सीग्रास खाते भी लोग यार, क्या बात हो रहा है यार। दिखाया तो था PMFIS में, वो जैकलिन फर्नांडिस खाती तो है। हाँ, बस मयूर उसकी एंसेस्ट्री नहीं पूछिए, ठीक है। बिहानी रचाना देखिए मैं नहीं खाऊं। तो व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। अब ये आप इनको कैसे सीड्स कहोगे? कैसे सीड्स? बहुत जेनेटिक अच्छे। टेक्नोलॉजिकल सीड्स। क्या इनमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जरूरत होती है? हाँ सर। बहुत ज्यादा। और ये नुकसानदायक है? जी सर। क्योंकि वो कहां एंटर कर जाएगा, कौन सी चेन में? फूड चेन। फूड चेन में। फिर उनको इंसान खाएंगे तो क्या होगा उनकी बॉडी में? अफेक्ट होगा, पॉइजन होगा। पॉइजन होगा, इफेक्ट होगा, ठीक है। और अल्टीमेटली उनका परिणाम क्या होगा? सीमेंट्री, ठीक है। तो कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant. यानी कि अगर ट्रेडिशनल प्लांट्स अगर ये प्रोड्यूस करके दे रहे हैं ट्रेडिशनल प्लांट्स, आपने एक सीड डाला, उससे प्रोडक्टिविटी आ रही है 3 क्रॉप्स की। इसको क्रॉप मान लो। यहां पर आपने एक सीड डाला और आपको प्रोडक्टिविटी कम से कम देखने को मिल रही है 25 क्रॉप्स की, कम से कम, मतलब कुछ भी मान लो, गिन लो बैठ के इसको, ठीक है। तो ये है HYV वैरायटी ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी। तो एज अ रिजल्ट, सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस far
larger quantities of food grains that was earlier possible. HYP जो seeds हैं, they needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. Higher yield कैसे possible है? They are possible only from a combination of HYP seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides. दिक्कत वाली बात क्या है? ये केमिकल। दूसरी दिक्कत वाली बात क्या है? इरिगेशन। वो तो वही हो गया ना, केमिकल्स ही हो गया ना, वो तो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक और वो सब डालेंगे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल के अंदर उसके कंटेंट को, न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए। इरिगेशन होगा तो ग्राउंड वाटर के ऊपर खतरा। केमिकल्स फूड चेन पे खतरा। आई होप ये सारी एनालिसिस आप लिख रहे होगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि देखो 9th क्लास में इतना कुछ आपको मिलेगा, लेकिन देखो मिल रहा है तो करना पड़ेगा। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ एडवांटेजेस थे, कुछ डिसएडवांटेजेस थे। क्या एडवांटेजेस थे कि ज्यादातर एडवांटेजेस की बात कर रहा हूं पहले मैं, कि ज्यादातर जो एरियाज के अंदर प्रोडक्टिविटी इतनी बखूबी तरीके से निखर कर नहीं आ पाती थी, अब इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने लग गई। तो फार्मर जो थे फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दे वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। लेकिन इसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्यों? ये वाले सीड्स खरीदना, चलो सीड्स को छोड़ दो, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन का बंदोबस्त करना हर किसी के बस की बात है क्या? 1960s के फार्मर्स की कंडीशन अच्छी थी क्या? कंडीशन आज भी अच्छी है क्या? नहीं। हिंदुस्तान के हर एक फार्मर के पास कुनाल ट्यूबवेल है? नहीं। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वो कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है? ट्रैक्टर अफोर्ड कर सकता है? नहीं। तो फार्मर जो थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के, दे वर द फर्स्ट वन टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। और इसके बाद इनकी जेबें बहुत भरने लगी इससे, प्रोडक्टिविटी से। पहले से ही पैसा था, इसने बहुत फायदा इनको दिया। तो जो फार्मर्स इन दीस रीजन्स, दे सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन एंड मेड यूज ऑफ HYP सीड्स, chemical fertilizers and pesticides in farming. Some of them bought farm machinery also, like tractors, threshers, etc., which made plowing and harvesting faster. And they were rewarded with, मैंने आपको बताया, high yields of wheat. अब सारा तो नहीं खाएंगे, सरप्लस को बेचने लग गए, and they became rich. एक आंकड़ा देख लो, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. HYP variety of seeds के साथ yield went up to 3200 kg per hectare, 2 गुना से भी ज्यादा। देख रहे हो? एंड देयर वाज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अच्छी, मतलब एक अच्छी बात आपको क्या लग रही है? इस सवाल को हम लोग एड्रेस कर पाए अच्छे से। कौन सा सवाल? इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? मल्टीपल क्रॉपिंग से वो पॉसिबल था, है ना? लेकिन उससे भी ज्यादा कैसे पॉसिबल है? मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है, कर लो, लेकिन मॉडर्न साइंटिफिक क्रॉप्स को यूज करो, लाइक सीड्स को यूज करो, लाइक HYP वेराइटीज। तो फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। आप समझ गए मैं क्यों कह रहा था? यहां का किसान नहीं है, एक नंबर का हरामजादा है। यहाँ का फार्मर सुसाइड कर रहा हो, सरकार को बोलना चाहिए और जहर दो इनको, जहर के ऊपर सब्सिडी भी मत दो, फ्री में बांटो, है? हाँ यार, हेल्थ देखो, कंडीशन देखो यहाँ का। फार्मर की कंडीशन क्या दिखती है श्रेया? हम इकोनॉमिक्स की बुक में जो फार्मर को देखते हैं, ड्रॉट वाली जमीन पे ऐसे ऐसे करके बैठा होता है, रो रहा होता है ना? यही तो होता हमारी नजरों में फार्मर। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान को ऐसा इमेजिन करा कभी किसी फोटो पे देखा है?
कौन सा फार्मर यहाँ पर आपको ये दुखी, हाँ दुखी फार्मर ये वो वाला होता है ना, जो ऐसे बैठा हुआ है, बूढ़े बुजुर्ग। ये कहां से दुखी वाला, ये खेत लग रहा है, और जिसके पास ये खेत होंगे ये तो चलो वर्कर है, ये तो वर्कर है। इस हष्ट पुष्ट प्राणी के पास किस चीज की कमी होगी, बताना जरा। और फिर बात ये भी होती है ना यार, एक बात बताओ, अब किसान परिवार से तो मैं भी हूं, लेकिन ये क्या जीन्स टी शर्ट पहन के और प्यूमा के जूते डालकर मैं खेतों पे घूमूंगा? खेतों पे तो ऐसी ड्रेसों में घूमा जाएगा कि नहीं घूमा जाएगा? मेहनत जब करनी पड़ती है, जब मैं, जैसे मेरे चाचा देखते हैं, वो वहां के सरपंच है, ठीक है, तो वो देखते हैं सारा खेत वेत, क्योंकि अब पहले दादाजी देखते थे, दादाजी के बाद अब कोई था नहीं, वरना खेत वेत चले जाते हैं। गांव के लोग ना कब्जा बहुत जल्दी कर लेते हैं एक दूसरे की जमीन पर, कोई ज्यादा टाइम तक अगर जमीन खाली पड़ी रहे, फिर कोर्ट में केस लड़ते रहो, फिर वही 25-30 साल केस चलते हैं। तो उन्होंने जल्दी से ओवरटेक कर लिया था सब कुछ, कि मैं संभाल लूंगा जल्दी से फटाफट। तो वो अपना खेत वेत ये पूरा का पूरा ही संभालते रहते हैं, मतलब वो देखते रहते हैं। तो जब भी वो खेत पे होते हैं तो ट्रैक्टर का काम खुद का करना, लेबर्स के साथ साथ मतलब उनको बताना, हाथ बटाना कि कुछ भी फसल वगैरह बर्बाद ना हो, फिर फेंसिंग करवाना, फिर देखना कि नीलगांव का अटैक तो नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था नीलगाय फसल बर्बाद करती है बहुत सारे गांव में। तो ये सब मतलब देखना पड़ता है। आप मतलब बीइंग मतलब अगर आपके पास खेत है ना, तो आप मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप घर पे आराम से बैठ जाओ, सारा का सारा लेबर के भरोसे छोड़ दो, तो आपको प्रोडक्टिविटी फिर कम देखने को मिलती है। अगर आपको प्रोडक्टिविटी ज्यादा चाहिए तो उस प्रोडक्टिविटी को पाने के लिए आपको निगरानी रखनी पड़ती है। तो कुणाल, हम अपने खेत में क्या HYV वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं क्या? हाँ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे देश में एक बार हम दालों और गेहूं की प्रोडक्शन को पता लगाते हैं जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, और ये भी देखते हैं वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई। पहले पता लगाते हैं दालों के बारे में, 1965, 2017-18 लेटेस्ट ईयर, ठीक है। 10 से 12 बढ़ रही है। हाँ सर। उसके बाद डिक्रीज हो गई, फिर बढ़ी, डिक्रीज, बढ़ी, सेम, बढ़ गई, डिक्रीज, सेम, बढ़ी है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कांस्टेंट नहीं है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग भी नहीं है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग भी नहीं है। गेहूं के बारे में जानते हैं, 1965 से लेकर आगे तक 10 से 24 बढ़ा है, 24 से 36 बढ़ा है, 55 बढ़ा है, 70 बढ़ा है, 87 बढ़ा है, 94 बढ़ा है, 96 बढ़ा है, 87 डिक्रीज कर गया। कितने पॉइंट्स? बढ़ा, बढ़ा है, फिर बढ़। चलो, एक अच्छी चीज है कि हमें इस पर मेहनत नहीं करनी है। बीट प्रोडक्शन, पल्सेस प्रोडक्शन, या फिर अगर हम कहें कल्टीवेटेड एरिया, तीनों का ट्रेंड हमें कैसा मिला? जिगजैग ट्रेंड है ना, अनइवन ट्रेंड है, जिगजैग ट्रेंड। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को? Will the land sustain? Land एक नेचुरल रिसोर्स है and it is necessary to be careful in its use. साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की बात हो रही है, HYV वैरायटी ऑफ सीड्स, दे हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। जैसे ओवर यूज हो चुका है बड़े सारे एरियाज में। ग्रीन रेवोल्यूशन एसोसिएटेड है विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऑल्सो जो कॉन्टिन्यूस यूज होता है ग्राउंड वाटर का फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन, इसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो भी डिप्लीट हुई है।
इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, ये धीरे धीरे बिल्डअप होते हैं। आपको पता है ना, एक हम लोग उसको क्या कहते हैं, अर्थ की हर एक चीज को लेकर एक नेचुरल रिजुवेनेशन साइकिल होती है, उसको टाइम लगता है। लेकिन इस साइकिल को डिस्टर्ब कौन करता है? जब ये मिसमैच कर जाती है विद ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होने वाली एक्सट्रैक्शन, है ना। तो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन, it has led to depletion of water table. Environmental resources जो है लाइक सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर, बहुत सालों में बिल्ड होते हैं। एक बार ये बर्बाद हो जाए बहुत डिफिकल्ट होता है इनको रिस्टोर करना। तो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम ये देखते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर से नुकसान क्या होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं, दे प्रोवाइड minerals which dissolve in water and are immediately available to plants. ये अच्छे हैं बुरे, अभी इनकी पूरी डिबेट करते हैं। पानी में आराम से घुल जाते हैं, प्लांट के लिए रेडीली अवेलेबल है। लेकिन these may not be retained in the soil for long. ये उधर से एस्केप हो जाएंगे एंड दे में पोल्यूट द ग्राउंड वाटर। अब सुनो क्या होगा से, या रिवर्स या लेक्स। मान लो यहां पर आपने डाला, ब्लैक कलर से बना रहा हूं, यहां पर आपने डाला एक फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड या बीडीसाइड, कुछ भी मान लो। आपने इसका छिड़काव करा, ये ऑलरेडी ऐसी जगह पर है जहां पर पानी भी है और मिट्टी भी है। पानी भी है, मिट्टी भी है। ये जाना चाहिए था इस जगह तक, इस जगह तक ये जाना चाहिए था। लेकिन जब ये जाता है नीचे नीचे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, ये जमीन के कणों से रिस कर उसकी पोरोसिटी की वजह से नीचे 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 जाता 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 रूट्स के अंदर इसको समाना होता है, लेकिन रूट्स के ना नीचे जाकर और नीचे चला जाता है। जब ये और नीचे जाता है, फार्मर्स क्या करेंगे? ओवर स्प्रेडिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स और डालेंगे। दिक्कत क्या है? ऊपर से
ये जमीन ज्यादा टाइम तक उनको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, वो डालते जा रहे हैं। नीचे ग्राउंड वाटर पूरा का पूरा जहर बनता चला जा रहा है। इसकी रेड लेवल का डेंजर का खतरा ये बढ़ता चला जा रहा है। ये एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन लीचिंग और हाँ, मैं वही बताना चाह रहा था, ये मैंने पीएमएफ में वाला कंसेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है साइकिल्स में, कि कैसे वो जो एब्जॉर्ब करना होता है प्लांट की रूट्स को, वो वहां पर एब्जॉर्ब ना होकर थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता है वो, है ना। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या कर सकते हैं? दे कैन आल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। दिस मींस sometime after their use soil will be less fertile than ever before। फिर क्या करेंगे? ये इसका और छिड़काव करेंगे कि नहीं करेंगे? ये और छिड़काव करेंगे इसका फार्मर्स। यहां से आप ये दिक्कत लिख सकते हो। फायदे तो आपको पता है इसके, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के आपको फायदे पता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और बीडीसाइड्स के क्या नुकसान है आप यहां से लिख सकते हो। अगले पैराग्राफ में एक नया एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। यहां पर ये जो दे रखा है इसी सेम बॉक्स में, पर्पल कलर के बॉक्स में, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो कंजम्पशन है पंजाब के अंदर, इट इज हाईएस्ट इन द कंट्री। कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से इट हैज लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। पंजाब के जो किसान है, they are now forced to use more and more chemical fertilizers and other inputs to achieve the same production level. This means cost of cultivation is rising very fast. और अगर इनको कुछ यूज करना है अच्छा सा और लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर, जिसका असर एक बोरी जितना हो, तो क्या यूज करा जा सकता है? नैनो यूरिया। नैनो यूरिया दिखाई दी ना श्रेया? मयूर, मैंने इसकी बॉटल ये बना, एक बोरी वाला कंपैरिजन दिखाता हूँ। हाँ, यही तो आप कह रहे हो ना। ये इफको ने इसको डेवलप करा है। जितना एक 50 बोरी का जो यूरिया होता है उसको 500 ml की बोतल में कन्वर्ट कर दिया गया है। हमारे कुनाली बोरी यूज होती है ना ऐसी, उसको फिर पानी में मिला कर छिड़काव करा जाता है उसका। हाँ, जैसे होली पे एक वैसे वो ही सब टांगने वाला एक वो पीठ का वो आता है, पंप आता है, जैसे ये वाला ऐसे ही होता ना। हाँ, अब अपने खेत के लोगों से बोलना ये खरीद ले नैनो यूरिया। मैंने इस साल बोला था फिर भी नहीं खरीदा। बताना बुड्ढा बेच रहा है ये। एक्चुअली जो क्या है, अपन को ये जो बोरी वाली है वो फ्री मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, इसलिए सरकार भी अपन दोगली वही नहीं है कर- श्रेया है बोरी वाली फ्री दे रही है, ये सारे खरीदे लोग। ऑब्वियसली बात है, हाँ शुरा मरने दो सरकार को, चलो छोड़ो। नहीं मतलब वो खेत को मरने दो, कोई बात नहीं जो फ्री मिल रहा वही लो। हाँ, वैसे भी श्रेया क्या फायदा क्या इतना अच्छे बनने का? विष्णु जी ने अर्थ तो फिर से बनाना ही है, हम सब तो उनके सपनों के किरदारी तो है। अच्छा, दूसरा सपना बताओ देखने बहन, लगेंगे। पता चला अभी जाग गया मैं श्रेया सपने से। उलट पुलट होगी दुनिया अभी 2 मिनट में, पता चला। अच्छा बताओ तो जाना ही है। हाँ, जैसे वो शैली कह रही थी मुझसे, उसने यूपीएससी तैयारी, पता है क्या छोटी मयूर कहती, सर मुझे ना एक चीज रियलाइज हो गई लाइफ के बारे में। मैं क्या कह रही, 2 फुलके तो खाने रोज सबने, अब चाहे तुम घर पे बैठ के खा लो चाहे तुम कलेक्टोरेट ऑफिस में खा लो। तो मुझसे कहती कि सर मुझे नहीं पता मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू करूंगी कि नहीं करूंगी। मैं कहा नहीं करोगी तुम कंटिन्यू। फिर मुझे कहती है अपने ग्रुप में मुझे रखना, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल। ये तो होना ही था पंजाब से तो। नहीं अब बोली चटनी। श्रेया, अच्छा, पंजाब में कुछ लड़की भैया। ऐसी भी हैं जो पेट्रोल लेकर घूमती हैं, वो सही है।
हाँ सिर्फ 2 रोटी खाने की बात होती तो खेतों की तो कमी अपने पास भी नहीं है। हाँ, सही बात है। मैं यहाँ पर क्यों मरवा रहा हूँ अपनी, दिन रात है। वैसे कितने कितने अनाज को बेच के कितना पैसा रहता है कुणाल, एक साल में, एक क्रॉपिंग सीजन में? ये दस नहीं पंद्रह लाख पता का है, बिक जाता शायद है ही। अपना अनाज। हाँ, इतना तो होता ही होगा। सर ठेके पे भी होती है। और ये अच्छा, 280 बीघा के करीब है अपने पास लैंड, फार्मिंग लैंड। ये कितना हुआ? तो ये पता नहीं, 2 बीघा में होते ना अपने इधर। हाँ, तो ये कितना हुआ? बहुत हुआ सर। 280 भी का है, तो उनको बोले मरवा क्यों रहे, वाटर पार्क बनवाए मेरे और मेरी बीवी के लिए। हाँ, मैं और मेरी बीवी रोज बेदखल करा करेंगे। क्या है यार, मैं किसी को ये भी नहीं बोल सकता मेरे पास इतना ज्यादा लैंड है, डेस्टिनेशन वेडिंग कर सकता हूँ अपनी। डेस्टिनेशन वेडिंग मेरे जगह खेती की है। शादी के टाइम पे सब बेच मारूंगा मैं। अच्छा, तभी पता है इसको आकांक्षा ने बताया होगा, वो नहीं है कुणाल, वो आकांक्षा के साथ वो पढ़ाती थी, क्या नाम है उसका, शर्मा, राखी शर्मा। हाँ। इसने लास्ट ईयर मुझे प्रपोज करा था ना इंस्टाग्राम पे, तब मुझसे पूछ रही थी, कहती तुम्हारी लैंड कितना उधर खोले हुए, मैं को मुझे खुद नहीं पता। मैं यहाँ तो 150 गज का घर है मेरा दिल्ली में। मैंने आकांक्षा से पूछा, मैं लैंड क्यों पूछ रही है अपना, कि उसको जानना है तू कितना रिची रिच है, क्योंकि तू सबसे बड़ा है और सारी चीजें तेरे नाम पर होंगी, इसलिए उसको जानना है। मैं कहा अच्छा, अब मुझे आज समझ में आया कि 280 बीघा में क्यों इंप्रेस हो रही थी। मैंने आकांक्षा से पूछा था, मैं कहा कितनी जमीन है, तो आकांक्षा ने मुझे ऐसे कुछ बताया था, कहती उसको ये लिख दे, मैंने लिख दिया था। कमीनी साली। चलो ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का। इस डिस्कशन दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।